हाय एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन का जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड का होता है, इसीलिए इसे C2 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। फोटो रेस्पिरेशन लाइट के प्रेजेंस में होता है और इसमें ऑक्सीजन को फिक्स किया जाता है। फोटो रेस्पिरेशन ऑपरेट होने के लिए बहुत सारा क्रिटिकल कंडीशन होता है, या एटमॉस्फेयर में कुछ क्रिटिकल कंडीशन की वजह से क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन ऑपरेट होता है। तो कौन कौन से क्रिटिकल कंडीशन है जिसके वजह से C2 साइकिल ऑपरेट होता है, उस क्रिटिकल कंडीशन को यहाँ पर वन बाय वन फॉलो करते हैं। As the temperature increases, the concentration of CO2 in a solution in the equilibrium with air decreases more than the concentration of O2 does. ओके, एटमॉस्फेयर में जब क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन ऑपरेट होता है। Consequently, the concentration ratio of CO2 to O2 decrease as the temperature rise. जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। उस कंडीशन में क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी फोटो रेस्पिरेशन या ऑक्सीजनेशन इंक्रीज रिलेटिव टू फोटोसिंथेसिस कार्बोक्सिलेशन एज द टेम्परेचर राइज। ओके, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन रिएक्शन होगा और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। ओके, ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना, ऑक्सीजन को फिक्स करना बाय द रूबिस्को एंजाइम, और आपका कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है यहाँ पर C3 साइकिल यहाँ पर कम होंगे रिलेटिवली, क्योंकि C3 साइकिल भी यहाँ पर चलता है। जब फोटो रेस्पिरेशन होता है तो C3 साइकिल भी चलता है, लेकिन उसके कंपेयर में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होगा। ओके, नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल अगर हम देखिए तो 80% केस में क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन ही होता है, आपका ऑक्सीजनेशन कम होता है। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ये कुछ क्रिटिकल कंडीशन है जिसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेशन रिएक्शन ज़्यादा होगा और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कम होगा। दिस इफेक्ट इज इनहेंस्ड बाय द काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ रूबिस्को। रूबिस्को की जो काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, विच ऑल्सो रिजल्ट इन अ रिलेटिव इंक्रीज इन ऑक्सीजनेशन एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन रिएक्शन होगा और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कम होगा। Overall, then increasing temperature progressively tilt the balance away from the Kelvin cycle and towards the oxidative photosynthetic carbon cycle. नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन चलता है यानी केल्विन साइकिल चलता है, लेकिन कुछ क्रिटिकल कंडीशन या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने की वजह से यहाँ पर कार्बन साइकिल के जस्ट उल्टा साइकिल चलता है, जिसको हम C2 साइकिल के नाम से जानते हैं। यह है रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम के पास 2 एबिलिटी होती है, एक होती है कार्बोक्सिलेज एबिलिटी और दूसरा होती है ऑक्सीजनेस एबिलिटी। यदि कार्बोक्सिलेज एबिलिटी होगी तो यहाँ पर CO2 को फिक्स किया जाएगा और ये केल्विन साइकिल चलाएंगे। ओके, जिसमें क्या होगा, शुगर का फॉर्मेशन होगा या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। और यदि इस O2 को बाइंड करेंगे, यदि ऑक्सीजनेशन रिएक्शन यहाँ पर होगा तो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन में क्या होगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक है फॉस्फोग्लाइकोलेट और दूसरा होगा फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जब फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल ऑपरेट होगा तो दोनों साइकिल यहाँ पर ऑपरेट होगा। एक तो आपका केल्विन साइकिल भी चलता है और दूसरा यहाँ पर आपका फोटो रेस्पिरेशन भी चलता है, यानी कि साइमल्टेनियसली यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉलो होता है या दोनों साइकिल रन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब आपका ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में तो उस कंडीशन में यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन की परसेंटेज कुछ ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो ये है फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है आपका, जिसका जो स्टेबल प्रोडक्ट है जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट और ये 2 कार्बन का होता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट अगेन किस में चेंज हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट में, और किसके हेल्प से होगा, ये NADP और ATP की हेल्प से CO2 को रिलीज करेगा और NH3 को भी यहाँ से रिलीज करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी क्या है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर CO2 को रिलीज किया जाएगा अधिक से अधिक। ओके, ताकि जो हमारा क्रिटिकल कंडीशन है वो जल्दी से जल्दी प्रिवेंट हो सके।
तो ये था रुबिस्को एंजाइम। तो रुबिस्को एंजाइम जो कि दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, एक तो CO2 को बाइंड करते हैं, दूसरा ऑक्सीजन को भी बाइंड करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ओके, कुछ अलग एग्जांपल है, कुछ अलग पॉसिबिलिटीज है C2 साइकिल ऑपरेट होने के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ अलग कंडीशन है। अनदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इज दैट फोटो रिस्पिरेशन इज इम्पोर्टेंट स्पेशली अंडर कंडीशन ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी एंड लो इंटरसेलुलर CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यहाँ पर कुछ अलग पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि फोटो रिस्पिरेशन कब एक्टिव होगा या कब ऑपरेट होगा, जिस कंडीशन में क्या होगा, हाई लाइट इंटेंसिटी होगा और लो क्या होगा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन होगा। सेल के अंदर क्या होगा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा और लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आपका C2 साइकिल ऑपरेट होगा, क्योंकि यदि हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो CO2 होता है, CO2 को फिक्स नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, प्लांट को वाटर स्ट्रेस से बचने के लिए स्टोमेटा को क्लोज करना पड़ता है। नहीं तो यदि स्टोमेटा को क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू का क्या हो जाएगा, सारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यानी कि ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है हाई लाइट इंटेंसिटी में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर स्टोमेटा को क्लोज करना पड़ता है ताकि वाटर की स्ट्रेस ना हो। ओके, तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या होता है, फोटो रिस्पिरेशन एक्टिव या ऑपरेट होता है। To dissipate excess ATP and reducing power from the light reaction, thus preventing damage to the photosynthetic apparatus। यदि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एपरेटस डैमेज होने लगता है। तो उस डैमेजिंग से बचने के लिए भी क्या होता है, फोटो रिस्पिरेशन जो होती है वो ऑपरेट होती है। द अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट फॉर रुबिस्को, रुबिस्को का जो अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट है क्या क्या है, एक है CO2, दूसरा है ऑक्सीजन। compete for reaction with ribulose 1,5 biphosphate because carboxylation and oxygenation occur within the same active site of the enzyme। जो रुबिस्को होती है, रुबिस्को के पास जो साइट होती है उसी साइट में वो ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसी को रुबिस्को क्या करता है, बाइंड करता है। तो CO2 को यदि बाइंड करेगा तो C3 साइकिल ऑपरेट होगा, और यदि ऑक्सीजन को बाइंड करता है तो ये C2 साइकिल को ऑपरेट करता है। द C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक साइकिल इन्वॉल्व्स द कोऑपरेटिव इंटरेक्शन अमॉन्ग 3 ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। ओके, जो C2 साइकिल होता है या आपको फोटो रेस्पिरेशन होता है, उसमें 3 ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करता है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा है पेरोक्सिसोम। ये 3 ऑर्गेनेल्स मिल करके फोटो रेस्पिरेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, द ऑफर्ड इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इन द टेस्ट ट्यूब एंजियोस्पर्म रुबिस्को फिक्स CO2 अबाउट 80 टाइम्स फास्टर देन दे ऑक्सीजनेट। ओके, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यदि नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, जो रुबिस्को एंजाइम होता है वो आपका CO2 को 80% ज्यादा फिक्स करता है। ओके, यानी कि 80% क्या होता है, यहाँ पर 80% CO2 को फिक्स करता है, बचा जो 20% है वो ऑक्सीजन को फिक्स करता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यदि कुछ क्रिटिकल कंडीशन आ जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ऑक्सीजन को फिक्स किया जाता है। The basis of photorespiration was expected. Oxygen competes with CO2 as a substrate for ribulose biphosphate carboxylase. Okay, ribulose biphosphate carboxylase is therefore also called ribulose biphosphate carboxylase oxygenase for Rubisco। तो ये होती है Rubisco का फुल फॉर्म। ओके, Rubisco का फुल फॉर्म क्या है, Rubisco का फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ओके, तो जब फोटो रिस्पिरेशन होता है तो रुबिस्को एक्टिवेट होता है और यहाँ पर क्या होगा, आपको ऑक्सीजन को फिक्स किया जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। ओके, इन द ऑक्सीजनेज रिएक्शन O2 रिएक्ट विद रुबिस्को सेकेंड सबस्ट्रेट IUPAC to form 3 PGA and 2 phosphoglycolate। ओके, यहाँ से क्या होता है, देखिए
रोबिस्को ने क्या किया, यहाँ पर CO2 को फिक्स किया, क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो रोबिस्को ने यहाँ पर O2 को फिक्स किया, और जो सबस्ट्रेट है, जो आपका अब C2 साइकिल का जो इनिशियल जो सबस्ट्रेट होता है, वो सबस्ट्रेट है RUBP यानी कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, देखिए यहाँ पर C3 साइकिल में भी आपका RUBP यूज हो रहा था, यानी कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का यूज हो रहा था। यहाँ पर भी आपका राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ही इनिशियल सबस्ट्रेट है फोटो रेस्पिरेशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ऑक्सीजन को बाइंड करेंगे, ऑक्सीजनेस रिएक्शन होगा, तो इसमें क्या होगा, फ्रॉम 3PGA यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी बनेगा और 2-फॉस्फोग्लाइकोलाइड भी बनेगा, यानी कि दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर, एक है 3-फॉस्फोग्लिसरेट और दूसरा है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ओके, इसका जो मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। द 2-phosphoglycolate form in the chloroplast by oxygenation of ribulose 1,5 biphosphate is rapidly hydrolyzed to glycolate by a specific chloroplast फॉस्फेटेज। ओके, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन चलेगा। ओके, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट किस तरीके से फॉर्म हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, ये कुछ एंजाइम होता है। ओके, उस एंजाइम के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये कुछ स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, ये दो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। एक है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट और दूसरा है यहाँ पर आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट। ओके, अब क्या होगा, जो ग्लाइकोलेट बने हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ग्लाइकोलेट बना हुआ है क्लोरोप्लास्ट में, अब वो ग्लाइकोलेट क्या होगा, ट्रैवल करेंगे या मूव करेंगे एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स में। ग्लाइकोलेट लीव्स द क्लोरोप्लास्ट वाया स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इन द एनवेलप मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूज टू द पेरोक्सिसोम। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होता है, पेरोक्सिसोम, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। तो मेम्ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक क्या होगा, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगा, जिन प्रोटीन के थ्रू क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल में क्या होगा, ये डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, मूव करेंगे। ओके, तो ग्लाइकोलेट कहाँ पर बना है, हमारा क्लोरोप्लास्ट में बना है। क्लोरोप्लास्ट से क्या होगा, ग्लाइकोलेट कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जिनके थ्रू डिफ्यूज होगा कहाँ पर, पेरोक्सिसोम में। ओके, देयर इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लाइकोलेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा जो पेरोक्सिसोम होती है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यहाँ पर बनाया जाएगा बाय अ फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट ऑक्सीडेज। यहाँ पर क्या होता है, ये फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट ये ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, वो क्या होता है, फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट, ये यहाँ पर ये मोनोन्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। ओके, ये फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट होता है, ये जो एंजाइम होता है, इसी एंजाइम के थ्रू क्या होगा, आपका ग्लाइऑक्सिलेट ऑक्सीडेज एंजाइम भी क्या करता है, ये भी ग्लाइऑक्सिलेट जो आपका एंजाइम होता है ये काम करता है। ओके, तो किस तरीके से ग्लाइऑक्सिलेट बनता है, और ये ग्लाइऑक्सिलेट ऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू क्या बनेगा, ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस तरीके से बनेगा, ये क्या होता है, ये दोनों एंजाइम जो होता है ये फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट होता है। ओके, किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट होगा ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो हम इसके जो मैकेनिज्म होते हैं मैकेनिज्म में अच्छे से देखेंगे। ओके, लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ पर क्रिएट होगा, आपका पेरोक्सिसोम में ये बनेंगे। द वास्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज इन द पेरोक्सिसोम आर डिस्ट्रॉय बाय द एक्शन ऑफ कैटलेज व्हाइल द ग्लाइऑक्सिलेट अंडरगोज ट्रांस एमिनेशन। ओके, यहाँ पर ट्रांस एमिनेशन की क्रिया भी होती है। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड वास्ट अमाउंट, क्योंकि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यदि ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा तो ये सेल के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने के लिए यहाँ पर कैटलेज एंजाइम का यूज होता है। कैटलेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ देता है और वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन में फिर से ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके, the amino donor for this transamination is probably glutamate and the product is the amino acid glycine. Okay, glycine leaves the peroxisome and enter the mitochondria. क्या होगा, पेरोक्सिसोम में हमारा एमिनो ट्रांसफर होता है, यहाँ पर बहुत सारे एमीन को ट्रांसफर किया जाता है।
और एमीन को ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे ग्लूटामिक एसिड होता है या ग्लूटामेट होता है। ओके, ग्लूटामेट के थ्रू क्या होता है यहाँ पर एमीन ग्रुप को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, जिससे क्या होता है हमारा यहाँ पर जो बना है ग्लाइकोलेट है, तो ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइसिन कहाँ पर इंटर करेगा, फिर पेरोक्सिसोम से कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में ये इंटर करता है। ओके, मैकेनिज्म में हम अच्छे से समझेंगे, आपको मैकेनिज्म जब मैं बताऊंगा तो मैकेनिज्म में हमें अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से ऑर्गेनेल से बन रहा है और ये मूव कहाँ कहाँ से हो रहा है। ओके, इसके बाद देखिए देयर द ग्लाइसिन कार्बोक्सिलेज multi-enzyme complex catalyze the conversion of two molecule of glycine and one NAD plus to one molecule each of serine, NADPH, NH4 and the CO2। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ये सारे प्रोडक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में बनेंगे, CO2 भी माइटोकॉन्ड्रिया में बनेंगे और यहाँ पर NAD प्लस का फॉर्मेशन होता है क्योंकि यहाँ पर NADPH का यूज होता है और यहाँ पर NH4 भी यहाँ पर बनेंगे। ओके, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। The ammonia formed in the oxidation of glycine diffuse rapidly from the matrix to mitochondria to chloroplast, where glutamine synthase combine it with carbon skeleton from the amino acid। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन क्या होगा, डिफ्यूज होगा रैपिडली। ओके, ग्लाइसिन कहाँ पर डिफ्यूज होगा, फिर वापस ये पेरोक्सिसोम में क्या होगा, ये डिफ्यूज होता है। ओके, ग्लाइसिन जब डिफ्यूज होगा तो वहाँ पर आपका ग्लूटामिन सिंथेस काम करेगा और जब ग्लूटामिन सिंथेस काम करता है तो वहाँ पर कुछ एमाइनो एसिड क्या करता है, वहाँ पर हेल्प करता है इस पूरे फंक्शन को होने के लिए। द न्यूली फॉर्म सेराइन लीव्स, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन से क्या बनता है, सेरीन बनता है। The newly formed serine leaves the mitochondria and enters the peroxisome, okay, where it is converted first by transamination to hydroxypyruvate and then by an NADPH dependent reduction to glycerate। okay, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा ग्लिसरेट। ग्लिसरेट से क्या बन जाएगा, फिर फाइनल हमारा 3PGA यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा और फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट से फाइनली कैल्विन साइकिल में वो प्रोडक्ट इंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हमारा जो ग्लाइसिन बने हैं, ग्लाइसिन से सेरीन बनेंगे और सेरीन फिर क्या होगा, सेरीन फिर माइटोकॉन्ड्रिया से फिर वापस पेरोक्सिसोम में इंटर करेंगे और पेरोक्सिसोम में इंटर करने के बाद यहाँ पर हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनता है और यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनता है वो NADPH डिपेंडेंट रिडक्शन होता है और ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको फोटो रेस्पिरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, किस तरीके से ये मैकेनिज्म फॉलो होगा। ओके, ये है टोटल आपका फोटो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म। इसमें 3 ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पेरोक्सिसोम और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सीरीज में याद रखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस पूरे रिएक्शन को या पूरे C2 साइकिल को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल होती है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन CSR में पूछा गया है कई बार, तो आप स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर 2.1, 2, 3 इस तरीके से स्टेप्स दिखाया गया है, 1, 2, 3 इस तरीके से टोटल यहाँ पर 10 स्टेप में कंप्लीट ये हो रहा है। तो आप यहाँ पर स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ओके, शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट जो कि इस साइकिल का इनिशियल सबस्ट्रेट है, राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा रूबिस्को एंजाइम है, ये रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन को फिक्स करता है और कौन से रिएक्शन यहाँ पर होगा, ऑक्सीजनेस रिएक्शन होगा। ऑक्सीजनेस रिएक्शन में क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम देखिए राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी कि रूबिस्को एंजाइम क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन को फिक्स करता है। देखिए यहाँ पर हम मॉलिक्यूल कितना लेके चल रहा है, टोटल 2 मॉलिक्यूल राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट लेके चल रहा है, क्योंकि इस पूरे साइकिल को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल राइबोलोस 5 फॉस्फेट लेके चल रहा है। ओके, आपको यहाँ पर कार्बन की संख्या ध्यान में रखना है और मॉलिक्यूल की संख्या भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर यदि 2 मॉलिक्यूल राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट है, तो ये क्या है, जो राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट है 5 कार्बन कंपाउंड होता है, तो इसका 2 मोल लेके चल रहा है, तो 2 मोल में कितना कार्बन होगा, टोटल 10 कार्बन कंपाउंड होगी।
ओके, अब यहाँ पर 2 मोल ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और यूज होने के बाद यहाँ पर बन रहा है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ओके, ये जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है यही क्या है, C2 साइकिल का स्टेबल प्रोडक्ट होता है। और इसी स्टेबल प्रोडक्ट के जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है और इसीलिए हम इसे C2 साइकिल के नाम से जानते हैं। ओके, क्या होगा यहाँ पर देखिए 10 कार्बन कंपाउंड था तो 10 में से यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बना है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ बना है। बचा हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड, तो 6 कार्बन कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है तो और 2 मॉलिक्यूल बना है तो 3 दूनी 6 यहाँ पर। ओके, तो टोटल 6 कार्बन कंपाउंड का ये 2 मॉलिक्यूल बना है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये केल्विन साइकिल को ऑपरेट करेगा और ये जो आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट है ये C2 साइकिल को ऑपरेट करेगा। तो टोटल यहाँ पर 10 कार्बन हम लेके चले थे, 10 कार्बन का बैलेंस ही हम इस तरीके से देखे हैं। 2 मॉलिक्यूल क्या बने हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट और 2 मॉलिक्यूल बने हैं 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होगा, यानी कि यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने के लिए यहाँ पर फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज एंजाइम काम करेगा और फॉस्फेटेज एंजाइम यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा और यहाँ से क्या होगा 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल वाटर यहाँ पर यूज हो रहा है और 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। ओके, और हमारे पास बना क्या है 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट। ओके, अभी भी यहाँ पर 4 कार्बन कंपाउंड है। तो अब ये जो ग्लाइकोलेट है ये कहाँ पर बने हैं, क्लोरोप्लास्ट में बने हैं। अब ये जो ग्लाइकोलेट है ये एक स्पेसिफिक देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट का क्या है, ये मेम्ब्रेन होती है, पैराक्सीसोम का भी मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का भी है, क्योंकि तीनों ऑर्गेनेल्स के पास क्या होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो अभी इस मेम्ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक क्या होगा, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लगा हुआ है, जिस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू क्या होगा ये जो ग्लाइकोलेट बना हुआ है ये ग्लाइकोलेट डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये जो ग्लाइकोलेट है ये क्लोरोप्लास्ट से कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुआ है, ग्लाइकोलेट पैराक्सीसोम में अब ट्रांसफर हो चुका है। ये देखिए 2 ग्लाइकोलेट, ये भी क्या है 2 ग्लाइकोलेट कहाँ पर आ चुका है, पैराक्सीसोम में। तो अब यहाँ पर एक रिएक्शन होगा पैराक्सीसोम में, 2 ग्लाइकोलेट से क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा। ओके, तो जब ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सिलेट बनता है तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ एमीन ग्रुप का क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, तो एमीन ग्रुप के भी ग्लाइकोलेट के पास कोई भी एमीन ग्रुप नहीं है, तो एमीन ग्रुप कहाँ से मिलेगा, एमीन ग्रुप कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा ग्लूटामेट से। ओके, उससे पहले हम यहाँ पर एक रिएक्शन और भी देख लेते हैं, क्योंकि जो पैराक्सीसोम होते हैं उसमें एक और रिएक्शन चलता है। जब ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर फिर से 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का यूज किया जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 2 मॉलिक्यूल बनता है। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब बहुत ज्यादा बन जाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, ये सेल को क्या करता है, यह हानि पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट है वो है कैटलेज एंजाइम। कैटलेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ देता है और वाटर मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, एक तो आपका वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा है हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से यहाँ पर ये साइकिल चलते रहता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो ग्लाइकोलेट है तो ग्लाइऑक्सिलेट कैसे बना है, ग्लाइऑक्सिलेट बनने के लिए यहाँ पर ग्लाइकोलेट से क्या बने हैं, ग्लाइऑक्सिलेट। अब यहाँ पर जो ग्लाइऑक्सिलेट बना है 2 मॉलिक्यूल, ग्लाइऑक्सिलेट से क्या बनेगा, यहाँ पर ग्लाइसिन बनेगा। ओके, यहाँ पर जो ये जो रिएक्शन यहाँ पर हो रही है ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सिलेट, इस रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करने के लिए एंजाइम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ओके, जो कि फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट एंजाइम होता है। इस एंजाइम के थ्रू क्या बनेगा, यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनेगा और यहाँ पर ग्लाइऑक्सिलेट भी बनेगा। ओके, अब ये ग्लाइऑक्सिलेट किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा। ओके, अब ग्लाइसिन के पास क्या होता है, आपका एमीन ग्रुप होता है, यानी कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट होता है। ओके, तो इसके पास नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, ये जो आपका एमीन ग्रुप है ये डोनेट करता है ग्लूटामेट। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ पर ग्लाइसिन है। ओके, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या चाहिए, हमें एमीन ग्रुप चाहिए। तो 2 मॉलिक्यूल एमीन ग्रुप के लिए यहाँ पर 2 ग्लूटामेट पार्टिसिपेट करता है
और दोनों के दोनों ग्लूटामेट पैराक्सीजोम में प्रेजेंट रहता है। तो ये है ग्लूटामेट, ये फर्स्ट ग्लूटामेट है, ये सेकंड ग्लूटामेट है। दोनों ग्लूटामेट आपस में क्या करेंगे, कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद यहाँ पर क्या देंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ एमीन ग्रुप का ट्रांसफर करेंगे। ओके, अब जो ग्लूटामेट से जो एमीन ग्रुप का ट्रांसफर करेंगे उसके लिए जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है ग्लाइऑक्सिलेट ग्लूटामेट एमिनो ट्रांसफेरेज। इस एमिनो ट्रांसफेरेज एंजाइम की वजह से ग्लूटामेट से क्या क्या होगा, आपका एमीन ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा, ग्लाइऑक्सिलेट में होगा, और ग्लाइऑक्सिलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो आपका ग्लूटामेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए दो, यहाँ से ग्लूटामेट यूज हो रहा है, यहाँ भी ग्लूटामेट यूज हो रहा है, दो मॉलिक्यूल ग्लूटामेट आपस में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, आपस में कंडेंस हो रहा है। कंडेंस होने के बाद फिर वापस दो मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ओके, कितना मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल अल्फा कीटो ग्लूटारेट, एक मॉलिक्यूल यहाँ बना है और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर बना है। ओके, दो मॉलिक्यूल ग्लूटामेट से दो मॉलिक्यूल अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट के पास कोई भी एमीन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो ये जब ग्लूटामेट जब एमीन ग्रुप ट्रांसफर कर देते हैं तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट में चेंज हो जाता है। ओके, एंजाइम है ग्लाइऑक्सिलेट ग्लूटामेट एमिनो ट्रांसफेरेज, एमीन ग्रुप का ट्रांसफर किए हैं। अब यहाँ पर ग्लाइसिन बन चुका है। अब ये ग्लाइसिन क्या होगा, पैराक्सीसोम से कहाँ पर एंटर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेंगे। कितना मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है। ओके, अभी भी इनके पास कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल बना है, एक एक मॉलिक्यूल के पास दो दो कार्बन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए यहाँ पर अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, ये रिएक्शन वापस से चलेंगे, लेकिन अभी जो ग्लाइसिन बना हुआ, ग्लाइसिन कहाँ इंटर कर रहा है, और ग्लाइसिन का प्रोडक्ट जो इन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। ग्लाइसिन से क्या बनेगा, सेरीन बनेगा। ओके, ग्लाइसिन से सेरीन बनेगा, और जब ग्लाइसिन से सेरीन बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ CO2। ओके, और यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है और एक कार्बन का लॉस हो रहा है CO2 के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, देखिए यहाँ पर आप इस पूरे जो C2 साइकिल है इसमें देखिए वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रेस कंडीशन से बचने के लिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर आपका फोटो रिस्पिरेशन आपका ट्रांसपिरेशन यदि हो भी रहा है तो ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है, ताकि प्लांट हाइड्रेट रहे, और जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम हो गया था उस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर CO2 को भी रिलीज किया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, आपका CO2 बाहर निकलेगा। तो जब दो मॉलिक्यूल ग्लाइसिन से एक मॉलिक्यूल कार्बन का लॉस होगा CO2 के फॉर्म में, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही कार्बन बचा रहेगा। ओके, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है सेरीन। ओके, सेरीन कितना कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पर क्या होगा, इस रिएक्शन को करने के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट है उसका नाम है ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज। ओके, जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम का काम होता है कोई भी प्रोडक्ट से CO2 को क्या करना, बाहर निकाल देना। और यहाँ पर जो आपका NH जो आपका जो एमीन ग्रुप है, जो एमीन ग्रुप कहाँ से मिला था, ग्लूटामेट से मिला था, उस एमीन ग्रुप को भी यहाँ क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल इसके पास ग्लाइसिन है, तो दो मॉलिक्यूल क्या है, दो मोल क्या है इसके पास आपका एमीन, दो एमीन ग्रुप है। तो एक एमीन ग्रुप यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज किया है और एक एमीन ग्रुप सेरीन के पास है। ओके, तो दो मॉलिक्यूल एमीन है यहाँ पर, एक यहाँ पर रिलीज हुआ है और एक मॉलिक्यूल एमीन या एक एमीन सेरीन के पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में NADP से क्या बनता है, NADPH का फॉर्मेशन होता है। ओके, यहाँ पर NADP का यूज हो रहा है, सॉरी NAD प्लस का यूज हो रहा है और NADP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। वाटर का यूज हो रहा है, कार्बन को लॉस किया जा रहा है CO2 के फॉर्म में, NAD प्लस का यूज हो रहा है और NADP का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है NH4 को भी रिलीज किया जा रहा है। अब यहाँ पर सेरीन कितना कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो सेरीन है, सेरीन को फिर वापस पैराक्सीसोम में भेज दिया जाएगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पर जो आपका NH4 ग्रुप है, NH4 ग्रुप फिर इसका यूज बाद में होगा। ओके, अभी यहाँ पर ये प्रेजेंट है। अब ये सेरीन कहाँ पर इंटर करेगा, आपका पैराक्सीसोम में। जैसे ये सेरीन पैराक्सीसोम में इंटर करेगा तो सेरीन से अब क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा सेरीन। तो जब सेरीन हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, एक आपका NH4 ग्रुप जो होगा वो NH4 ग्रुप
बाहर निकल जाएगा और उस NH4 ग्रुप को कौन एक्सेप्ट करेंगे, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जिसके पास कोई भी आपका क्या नहीं था, आपका एमीन ग्रुप नहीं था या NH4 ग्रुप नहीं था। ओके, सेरीन से जैसे ही ये NH4 ग्रुप को एक्सेप्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वापस ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा कीटो ग्लूटारेट, आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट सेरीन से NH4 ग्रुप को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद ये वापस ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया है। और इस रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है सेरीन एमिनो ट्रांसफेरेज। जैसे यहाँ पर ग्लाइऑक्सिलेट ग्लूटामेट एमिनो ट्रांसफेरेज एंजाइम काम कर रहा था, ये एमीन का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर सेरीन एमिनो ट्रांसफेरेज एंजाइम है जो एमिनो ग्रुप का क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है सेरीन से अल्फा कीटो ग्लूटारेट से क्या बन रहा है, ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया है। ओके, अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी पायरुवेट बना हुआ है हाइड्रोक्सी पायरुवेट से क्या बनेगा, ग्लिसरेट बनेगा। ओके, ग्लिसरेट बनेगा और ग्लिसरेट जब बनेगा तो यहाँ पर NADPH का यूज होगा और NADPH से क्या बनेगा, NAD+। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज एंजाइम। ओके, ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, हाइड्रोक्सी पायरुवेट से किसमें रिड्यूस होगा, ये ग्लिसरेट में रिड्यूस होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, जो देखिए अब यहाँ तक क्या है, पैराक्सीसोम का रिएक्शन लगभग खत्म हो गया है, लेकिन पैराक्सीसोम में अभी तक देखिए यहाँ पर क्या है, जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एक अल्फा कीटो ग्लूटारेट अभी बचा हुआ है पैराक्सीसोम के पास, और यहाँ पर NH4 ग्रुप बचा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब जो ग्लिसरेट है, ग्लिसरेट कहाँ पर एंटर करेगा, फिर वापस ये क्लोरोप्लास्ट में एंटर करेगा। ओके, तो जब ये क्लोरोप्लास्ट में एंटर करता है ग्लिसरेट, तो उस कंडीशन में ये जो ग्लिसरेट है, ये ग्लिसरेट फिर ATP का यूज करके फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये ग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो यहाँ पर जो एंजाइम का यूज हो रहा है उसका नाम है ग्लिसरेट काइनेज। काइनेज का काम क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट में क्या करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करवाते हैं। ओके, तो ATP यहाँ पर यूज होगा और ADP में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ग्लिसरेट था वो फाइनली इसमें कन्वर्ट हो गया है ग्लिसरेट। देखिए यहाँ पर जो सेरीन 3 कार्बन कंपाउंड है आपका, उसके बाद हाइड्रोक्सी पायरुवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लिसरेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पर ग्लिसरेट से क्या बना है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये जो ग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये केल्विन साइकिल में एंटर करेगा और केल्विन साइकिल यहाँ पर चलती रहेगी। ओके, तो ये जो हम यहाँ से 10 कार्बन कंपाउंड लेके चल रहे थे और फाइनल यहाँ से 6 कार्बन कंपाउंड इस तरीके से 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ है। बचा हमारे पास 4 कार्बन, तो 4 कार्बन में से 1 कार्बन का लॉस कहाँ पर हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 के फॉर्म में हुआ। 3 कार्बन का इस तरीके से फिर 3 कार्बन का इंटर कन्वर्जन होते हुए ये फिर वापस 3-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो गया है और 3-फॉस्फोग्लिसरेट केल्विन साइकिल में इंटर कर चुका है और यहाँ पर केल्विन साइकिल ऑपरेट हो रहा है। अब हमारे पास इस पूरे C2 साइकिल में क्या क्या बचा हुआ है, एक बचा हुआ यहाँ पर आपका NH4 ग्रुप और यहाँ पर एक अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये जो NH4 है ये जो NH4 है ये NH4 माइटोकॉन्ड्रिया से होता हुआ कहाँ पर जाएगा, ये अब ये कहीं पर नहीं जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म, यानी कि देखिए इसके बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये जो NH4 है ये साइटोप्लाज्म से होता हुआ कहाँ पर इंटर करेगा, आपका क्लोरोप्लास्ट में इंटर करेगा। और जब ये क्लोरोप्लास्ट में इंटर करता है तो उस कंडीशन में ये जो आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट है इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ बाइंड होता है। ओके, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ बाइंड होता है और ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है ये इस एमीन ग्रुप को एक्सेप्ट करके या NH4 ग्रुप को एक्सेप्ट करके ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस ग्लूटामेट का यूज इस तरीके से कहाँ पर हो रहा था, पैराक्सीसोम में हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ग्लूटामेट का यूज हो रहा यहाँ पर हुआ था। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूटामेट यहाँ से बना है अल्फा कीटो ग्लूटारेट से, और दूसरे मॉलिक्यूल जो ग्लूटामेट है वो इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ NH4 ग्रुप को एक्सेप्ट करके ये फिर वापस ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया है और ये ग्लूटामेट फिर वापस पैराक्सीसोम में आ गया है और पैराक्सीसोम से इस तरीके से इसका जो बैलेंसी है वो बैलेंस यहाँ पर पूरा हो चुका है। ओके, जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से जब ग्लूटामेट बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है GOGAT, यानी कि ग्लूटामेट 2-ऑक्सोग्लूटारेट एमिनो ट्रांसफेरेज। ओके, यहाँ पर क्या करता है, ये
अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करता है। अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर यानी कि ये जो NH4 ग्रुप होता है, इस NH4 ग्रुप को क्या करता है, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ यहाँ पर ऐड करता है। ऐड करने के बाद ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूटामेट वापस पेरोक्सिसोम में इंटर करता है। तो ये था ओवरऑल आपका C2 साइकिल, जिसमें कि हमें बहुत सारा कंपाउंड या बहुत सारे मॉलिक्यूल को देखना होता है। इसमें इसका बैलेंसी का होना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो आप इसको ध्यान से एक बार आप और पढ़ेंगे। जो डायग्राम मैं यहाँ पर लिया हूँ वो तेज जिगर का डायग्राम है। यदि आपको यहाँ पर कोई भी पॉइंट या कोई भी मॉलिक्यूल समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा, तो तेजन जिगर के बुक को रेफर कर सकते हो। ओके, तो ये था ओवरऑल फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें कि हमें बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन से बचने के लिए इस साइकिल को ऑपरेट किया जाता है। ओके, जिसमें कि हम देखे हैं कि बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे ऐसा कंडीशन था जिसके वजह से यहाँ पर C2 साइकिल ऑपरेट हुआ है। ओके, और इस C2 साइकिल ऑपरेट होने से जो क्रिटिकल कंडीशन है उस क्रिटिकल कंडीशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम C2 साइकिल को कवर किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।